हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम कुंभ राशि की जो एक्वेरियस साइन है और ये राशि चक्र की ठीक 11वीं राशि है। काल पुरुष की कुंडली में इस हाउस को इनकम का हाउस कहा जाता है, जहां हम फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करते हैं, फाइनेंस की बात करते हैं, साथ साथ में हम वेल्थ की बात करते हैं। ये हाउस आपके सेकंड हाउस से भी बहुत ज्यादा रिलेट करता है। यदि हम कुंभ राशि की ही बात करते हैं तो जो सेकंड हाउस है और जो 11th हाउस है एक दूसरे से को रिलेटेड है। इनका अपने आसपास में भी कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि जहां कुटुंब का स्थान है वहां पर भी ठीक कुंभ लग्न से और एक्वेरियस साइन से यदि हम वहां पर चंद्र राशि से देखते हैं तो ठीक सेकंड हाउस भी हमारा जुपिटर का है और 11th हाउस भी हमारा जुपिटर का ही है। जो इनके ओनर्स हैं, जो इनके लॉर्ड हैं, वो दोनों के लॉर्ड भी एक ही हैं, जुपिटर। तो स्वभावगत भी दोनों हाउसेस एक दूसरे से मैच करते हैं। जहां तक कुंभ राशि की एक्वेरियस साइन की बात करते हैं, सबसे पहले मैं इस राशि के बारे में कुछ आप लोगों तक को बताना चाहूंगा। जो ये राशि है, ये जो लग्न है, जो कुंभ लग्न है, ये शरीर, मन, परिवार, आर्थिक, सुख, दुख और संकट, इन सभी चीजों को लग्न असेंडेंट बताते हैं। कार्य कैसे होगा, आपके साथ में क्या क्या सुख के साधन होंगे, गृहस्थ आपका कैसा चलेगा, ये भी सब असेंडेंट बताते हैं। कैसे होंगे आप और आप क्या व्यवहार करेंगे। आपका लग्न और उसके लॉर्ड कौन है, शनि है। तो आप शनि जो यहाँ पर हैं कुंभ लग्न में, ये एक पुरुष है और उसके साथ साथ में स्वभाव स्थिर है। वायु तत्व की ये राशि जो कुंभ राशि है, एक्वेरियस साइन है, द्विपाद है, वर्ण शुद्ध, दिशा पश्चिम है और घुटने और पिंडलियां जो ये अंगों को ये प्रदर्शित करती है। शारीरिक तौर पर देखा जाए तो इनका मध्यम कद होता है और तीक्ष्णता होती है, चंचलता भी होती है और बेचैनी भी होती है। आकर्षक ये लोग होते हैं, व्यवहार इनका अच्छा होता है, दूसरे लोगों की कमजोरी को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, प्रशंसक ज्यादा होते हैं और प्रशंसा ये इनको अच्छी लगती है। पिछली बातों का अध्ययन भी ये बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। रिसर्च के फील्ड में भी यदि ये जाते हैं तो वहां भी ये अच्छी अच्छी पहचान हासिल कर लेते हैं। पहले से अब एक नया करना है, नई तरफ जाना है, ये इनको बहुत अच्छा भाता है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो कुंभ लग्न और कुंभ राशि है, इसमें ये राशि मोक्ष को प्राप्ति करने वाली भी हो जाती है। जब इनके जीवन में ये आ जाता है कि दो रास्ते हैं और दो रास्तों में किसको फॉलो करना होता है। जैसे हम राहु को माया या भ्रम कहते हैं, उसी तरह दूसरा जो जीवन का जो जो व्यक्ति है उसके अंदर जो तत्व ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म तत्व के साथ साथ में माया को अलग रख लेते हैं। दो रास्ते हो गए, अब उसमें चलना होता है। यदि आप उस तत्व को प्राप्त करने के लिए उसी अच्छे रास्ते को फॉलो करते हैं और दूसरे रास्ते पर नहीं चलते, तो आप बहुत जल्दी ही अपने जीवन में सफलता के कगार पर पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ में एक तरफ तो आप आध्यात्मिक बन रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं धार्मिक चीजों में चलता हूँ, मेरे अंदर भक्ति भावना है, मैं गलत कार्य नहीं करता हूँ, लेकिन पांव आपके चलते उधर को हैं जहां की माया है, जहां की वासनाएं हैं, जहां की काम इच्छाएं हैं, वहां चल रहे हैं। तो फिर जहां चलना होता है उसकी वजह से वो चीजें प्राप्त नहीं हो पाती जल्दी से, जो कि आपको होनी चाहिए। इसीलिए कुंभ राशि वालों के दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जो कि सही रास्ते पर चलना जानते हैं, उनको टाइम से, समय से पहले ही बहुत अच्छी पद और प्रतिष्ठा मिल जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कई देर में उनको सफलता मिलती है और सफलता के लिए उनको बहुत मेहनत की आवश्यकता हो जाती है। चलिए इस समय बात करते हैं कि जो आपका जो कुंभ लग्न और कुंभ राशि है,
इसके ठीक सेकेंड हाउस में इस समय सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं। सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो ठीक 29 मार्च 2025 से हो चुका है। 29 मार्च का मतलब है कि सैटर्न वहां पर है जो कि आपका वाणी का, जो आपका घर परिवार का और जो आपका वेल्थ का हाउस है। अब वहां पर होने से वहां जो सेकेंड हाउस है, यदि उसी सेकेंड हाउस में चंद्रमा का भी गोचर उस समय होता है जबकि शनि अपने उस स्थान में, नए स्थान में ट्रांजिट करते हैं, तो इसे चांदी का पाया कहेंगे। इसलिए कहेंगे क्योंकि जो सेकेंड हाउस है, जो फिफ्थ हाउस है और जो नाइन्थ हाउस है, यदि उस समय चंद्रमा की प्रेजेंस वहां पर है और उसी समय शनि भी वहां पर जाते हैं, तो चंद्रमा की चांदनी वहां पर चांदी का पाया बना देती है। कहने का मतलब मेरा ये लॉजिकल इसके पीछे ये है कि चंद्रमा को शुभ और धन दौलत दौलत और वैभव के सिग्निफिकेटर कहा गया है। यदि वो चंद्रमा वहां पर है तो आपका जो दूसरा स्थान है, आपके असेंडेंट से, आपकी राशि से दूसरा स्थान, पांचवा या नवम स्थान, इनमें चांदी का पाया बनता है। वो इसलिए कि सुख और समृद्धि इन तीनों स्थान में शनि जब गोचर करते हैं और उस समय चंद्रमा वहां पर है, तो ये ज्योतिषीय आधार पर 2.5 साल का जो पीरियड है उसमें आप बहुत उन्नति करते हैं। तो ये इस समय कुंभ राशि वालों के लिए उन्नति का समय हो गया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो बृहस्पति हैं, जो जुपिटर है, ये ठीक आपके केंद्र में ही इस समय बने हुए हैं और केंद्र में भी उस स्थान में है जो कि सुख स्थान है। फोर्थ वाला स्थान हमारा सुख स्थान कहा जाता है। इसे हम ज्योतिषीय आधार पर माता का स्थान भी कहते हैं। और इसके साथ साथ में यहाँ पर वाहन, परचेज, सेल, जमीन का लेना, ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। इसके साथ साथ में घर को सजाना, नया घर बनाना, ये सारे भी इस सुख हाउस में आते हैं। जिन चीजों से हम सुख की परिभाषा देखते हैं वो चीजें विशेष करके फोर्थ हाउस से संबंधित होती है। फोर्थ हाउस के रिजल्ट्स आपके लिए कुछ दिनों पहले तक तो ठीक नहीं थे और अब आपके लिए जो अक्टूबर के बाद और विशेष करके फरवरी के बाद, जब बृहस्पति जो वहां पर मार्गी हुए हैं, उसके बाद उस हाउस में अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो रहे हैं। जो यहाँ पर आपने प्राप्ति की होंगी, उन प्राप्तियों से कई ज्यादा प्राप्ति आपकी 14 में 2025 के बाद होने जा रहे हैं। ये इसलिए कि आपके जो गुरु हैं, जो जुपिटर हैं, वो फोर्थ हाउस से फिफ्थ हाउस में जाएंगे और फिफ्थ हाउस की यदि परिभाषा बनाई जाए, डिफाइन किया जाए, तो फिफ्थ हाउस कुंडली का एक वो हाउस है जहां से कि जातक के पूरे जीवन वृतांत को बताया जा सकता है। एक तो सबसे पहले जो पुण्यों का फल है वो भी पंचम हाउस ही होता है। यदि आपके पुण्य इस समय जन्म लेते ही आपके पुण्य का फलित आपके साथ में शुरू हो जाता है, वो हाउस है फिफ्थ हाउस। पुण्यों के प्रभाव से ही एक बहुत अमीर घर में पैदा होता है और पुण्यों के प्रभाव से ही एक बहुत गरीब घर में पैदा होता है और उसे जिंदगी भर संघर्ष करना होता है। इसमें प्रकृति का कोई भी रोल नहीं है। प्रकृति मतलब जो हमारा ये बीज का जो ये ढांचा है, ये प्रकृति है। प्रकृति का कोई रोल नहीं, सीधे सीधे आपके पूर्व जन्मों के पुण्यों का रोल यहाँ पर आ जाता है। जहां एक अमीर परिवार में सारी सुख सुविधा से संपन्न वहां पर जन्म होना और एक पुण्यों के कमजोर होने से वहां पर पैदा होना जहां पर कोई भी सुख सुविधा नहीं है। ये पंचम स्थान है। इसे बुद्ध, विवेक और ज्ञान का स्थान भी कहा जाता है और इसे हमारे कार्यों की शुरुआत का भी स्थान कहा जाता है। हालांकि कई कारणों से यह जो फिफ्थ हाउस है, इससे अनिश्चितताओं का घर भी कहा जाता है, जहां पर कि कोई डेफिनेट चीज नहीं है और कई प्रकार से अनिश्चितताओं से भी
वहां पर लाभ की स्थिति बन जाती है या वो चीजें होने लगती है। ये फिफ्थ हाउस हमारा है। कहने का मतलब है कि कार्यों को, हर कार्य को संपादित हम करते हैं, लेकिन कुछ ही कार्य ऐसे होते हैं जिनमें कि हमें सफलता मिलती है और जिनके प्रति हम बहुत अधिक जूझ जाते हैं। कार्य करने की इफिशियंसी बड़ी होती है, कैपेबिलिटी बड़ी होती है और हमारे जो मेथड्स हैं उस कार्य करने की, वो एक स्पेशल स्पेशल जो है उसमें आ जाते हैं, ताकि हम उन पे विशेष रूप से ध्यान दे करके, विशेष रूप से अटेंशन दे करके उनको पूर्ण कर जाते हैं। ये फिफ्थ हाउस की पहचान है। फिफ्थ हाउस में जब बृहस्पति आएंगे तो आपके केंद्र से भी ज्यादा यहाँ पर अच्छे फल इस त्रिकोण में देंगे। तो अब मैं ये कहूंगा कि जो ये फिफ्थ हाउस है, ये आपके संतान से भी संबंध है, आपकी तरक्की से भी संबंध है, और आप जिन लोगों की मैरिजेस नहीं हुई हैं उनके लिए यहाँ पर शादी का, मांगलिक कार्यों का भी यह घर है। यहाँ पर बृहस्पति के आते ही मांगलिक कार्य भी होंगे, यहाँ पर आपकी रिसर्च भी पूरी होगी, यहाँ पर आपका हायर स्टडीज में जाना भी तय है, यहाँ से आपका विदेश भाव में भी जाना अच्छा तय है, यहाँ से आपके लक्ष्य का, जो लक्ष्य में जो कई दिनों से कार्य पेंडिंग चल रहे थे उनका भी होना तय है। और इसके साथ साथ में आपके धन से संबंधित जो भी सोर्सेस है उनमें आपका तरक्की करना निश्चित है। और सबसे अलग जो डिफरेंट ये है कि आप जिन कार्यों में लगे हुए हो उन कार्यों की तरफ आपका मन का लगना और उसमें और जागरूकता आ जाना, ये इस हाउस से संबंधित आपके लिए है। अब मैं ये बताऊंगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक ये अच्छा समय होगा, सुप्रीम समय होगा। वो ये यहाँ पर अपने लिए एक सही तरीके से अपना वो रास्ता चयन करेंगे जहां से कि उनकी जीवन की अच्छी प्राथमिकताएं बनती हैं। इसके साथ में जो पंचम हाउस है, पंचम हाउस में जब बृहस्पति होंगे तो ये बहुत ज्यादा अच्छे कनेक्ट होंगे आपके 11th हाउस से। आप आय की स्रोत भी होंगी, इनकम सोर्सेज भी होंगे, बड़े भाई बहनों के साथ में भी अब आपका अच्छा व्यवहार होगा। और 11th हाउस जो सिग्निफिकेटर हैं, जो वहां के कारक हैं वो भी जुपिटर ही हैं। इसलिए पंचम हाउस से भी कई ज्यादा अच्छे परिणाम आपके लाभ इनकम हाउस से आने वाले हैं। इसके साथ साथ में जो शुक्र, शनि और राहु है ये ठीक आपके सेकेंड हाउस में है। शुक्र, शनि और राहु, यहां पर कह सकते हैं कि शुक्र एग्जाल्टेड पोजीशन में है, शुक्र भाव, भाग्य स्थान, ये सारे जो है इनके अंदर आते हैं। शुक्र भाव फोर्थ जो हाउस है, और उसके साथ साथ में जो 9th हाउस है ये भाग्य का स्थान कहा जाता है। लक एंड आपके जो भी सुख से, कंफर्ट से संबंधित जो प्लेस है, ये दोनों के दोनों भी, ये दोनों के दोनों ही आपके वीनस से संबंधित हैं। वीनस का मतलब है कि वो प्लेनेट जो आपके जीवन में सुख, संपदा, वैभव और एक अट्रैक्शन जीवन के प्रति लाता है। इसके साथ साथ में यदि किसी का शुक्र कमजोर होता है तो उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। बार बार योग बनने के बावजूद भी कई बार उस शादी के मांगलिक कार्य नहीं हो पाते हैं। शुक्र के कमजोर होने से जीवन में वैभव और संपदा की कमी होती है। शुक्र के कमजोर होने से मनुष्य के जीवन में वाहन, मकान, ये सारी चीजों की कमी हो जाती है। इसके साथ साथ में शुक्र के कमजोर होने से आदमी बहुत मेहनत के बावजूद भी विदेशों में नहीं जा पाते या उनके इनकम सोर्सेज कम बन पाते हैं। ये सारा शुक्र का परिणाम है। उसके साथ साथ में राहु और शनि, ये दोनों बड़े भाग्यशाली इसलिए है कि वहां पर शुक्र के साथ में बैठे हुए हैं। शुक्र वहां पर उच्च के हैं आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस आपका कुटुंब का है, सेकंड हाउस आपका वाणी का है और सेकंड हाउस आपका धन का है। शुक्र के ही यहाँ पर होने से आपके कई तरह से वाणी में इस समय कंट्रोल आया हुआ है। आप अपनी वाणी को जो भी नियंत्रित किए हुए हैं
केवल शुक्र पर ही आधारित है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर एग्जाल्टेड के हैं। अदरवाइज कहीं पर भी छोटी छोटी बातों में आपके साथ में कुछ भी कहीं पर भी अनबन होने की पूरी पूरी संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि वाणी के हाउस में राहु भी और शनि भी हैं। इसके साथ साथ में मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो 11th हाउस में यदि हम देखते हैं तो यहाँ 11 जब राहु आपके आपके जब आपकी राशि के ऊपर आएंगे तो राशि के ऊपर आने से ये 11th हाउस जो कालपुरुष की कुंडली है उससे संबंधित रोग भी देते हैं। हड्डियों के रोग भी हो सकते हैं, इसके साथ साथ में वायु विकार भी हो सकते हैं, इसके साथ साथ में घुटनों में दर्द भी हो सकता है, इसके साथ साथ में पिंडलियों में दर्द, पांवों में दर्द, ये सारे जैसे ही राहु 18 मई 2025 को आपके लग्न के ऊपर आते हैं, इनसे संबंधित ये परिणाम भी हो सकते हैं। इसके लिए भी आपको सजग रहना है। तो ये साथ साथ में जो 7th हाउस पर जो केतु रहेंगे, ये कहीं ना कहीं पति पत्नी का जो व्यवहार है उसमें कुछ वियोग दे देता है, उसमें कुछ न कुछ परेशानी दे देता है, उसमें कुछ न कुछ ऐसे दे देता है कि जैसे उधो मन नहीं भयो 10-20 एक हो तो सो गयो श्याम संग कौन बंधायो जी, इस तरह से ये इसमें आता है। उद्धव जी के को गोपियां कहती हैं कि एक ही मन तो था, वो तो भगवान कृष्ण के साथ में चला गया है। कहने का मतलब है गोपियों का यह वियोग और साथ साथ में जो पति पत्नी है उनमें भी ऐसे ही होता है कि एक आदमी जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में नौकरी के लिए जाता है तो एक आदमी दूसरे का वह वियोग इस तरह से यहाँ पर केतु देता है। इसके साथ साथ में कुछ न कुछ प्रकार से कुछ परेशानियां भी यहाँ पर होती है। केतु का मतलब ये है कि वो राहु से थोड़ा हटके, राहु जहां पर कोई बंधन नहीं चाहते हैं और सारे कार्यों में लग जाना और सारे कार्यों में किसी भी मीन से उसको पूरा करने की जो क्षमता होती है वो राहु में होती है। उसी तरह से केतु हर कार्य को करने के लिए उद्यत नहीं होती और वहां पर चिपकते हैं, लेकिन उससे जो कि उसको डिटैच्ड वहां पर करता है। इस तरह से जो केतु की स्थिति है आपके 7th हाउस में होगी। 7th हाउस से संबंधित कुछ परिणाम इस तरह से भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि जो केतु हैं वो पेट से संबंधित, लोअर एब्डोमेन से संबंधित कुछ परेशानियां, माइनर इश्यूज आपको दे सकते हैं। उसमें आपने विशेष ध्यान देने की आवश्यकता भी होगी। ठीक 1.5 ईयर के लिए एक ही स्थान पे वहां पर केतु भी रहेंगे और आपके लग्न में आपके राहु भी रहेंगे। ये 18 साल बाद इनका ट्रांजिट किसी एक हाउस में होता है, अब वो भी 1 साल और 6 महीने के लिए। अब मैं ये बताऊंगा कि जो राहु और केतु हैं ये कुछ ऐसे पिंड हैं जिनका अपना एग्जिस्टेंस नहीं है, ऐसे प्लेनेट हैं जिनका एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी दशाएं और इनका जो समय होता है वो बहुत प्रभावित करता है। वो इसलिए कि एक छड़ी की तरह ये नॉर्थ नोड और साउथ नोड, चंद्रमा के नॉर्थ नोड और साउथ नोड के रूप में राहु और केतु हैं। अब इनका जो बिंदु के रूप में वहां पर एक छाया के रूप में जो इनके और ग्रहों के साथ में जो चलना है, यही पृथ्वी से ज्यादा इन राहु और केतु का प्रभाव हम सबके ऊपर पड़ता है। राहु ठीक उसी तरह से है जैसे कि हर पहलू के 2 कार्य होते हैं। एक कार्य वो होता है जैसे हमारा मन है, मन के 2 कार्य हैं, मन को सही दिशा में लगाना और मन को माया में या उन जगहों में लगाना जो कि संसार से संबंधित हैं। तो मन का प्रभाव उधर ज्यादा हो जाएगा जिधर के आप जा रहे हो। इसी तरह से राहु भी यही भ्रम पैदा करते हैं। आपका जो आपका उद्देश्य है, जो आपका सोल पर्पस है, जो आपका एम है, जहां आप एमिंग कर रहे हैं, जहां आप टच कर रहे हैं जिस चीज को, उसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, तभी आपकी प्रोग्रेस उससे संबंधित होगी। यदि आप उसी तरफ ध्यान नहीं रखते तो ये माया का जो राहु का
जो भ्रम है, ये कई तरह से आपके मन को भटका करके उन कंसर्न की तरफ ले जाएगा जहां से आपकी दूसरी साइड की प्रोग्रेस रुकेगी। इसलिए आपको कंसंट्रेट रख करके 1.5 ईयर के लिए जो राहु का गोचर जो आपके लग्न में है, इसको सही दिशा में ले जाना है, ताकि राहु आपको इतना बल भी दे दे और इतना पैसा भी दे दे कि वो समय फिर और कभी ना आए। इतना अच्छा समय उस समय आ सकता है राहु के प्रबल होने से। राहु यदि आप सही दिशा में चलते हैं तो राहुर बाहुर बलम करोतु केतु कुलशोनिति। देखिए यहाँ पर आप जैसे धार्मिक और अच्छी प्रवृत्ति में हो जाते हैं तो केतु आपके कुल की मर्यादाओं को और कुल से संबंधित चीजों की वृद्धि कर देता है। सूर्य शौर्य मथीन दुरुपद्भी सुमंगलम मंगलम सद्बुचि बुधो गुरुष गुरुताम शुक्रा शुकम शनिम राहुर बाहुर बलम करोतु केतु कुलशोनिति नित्यम प्रीतिकरा सर्वेनुकूला ग्रह। इस तरह से कहने का मतलब है कि उसी आधार पर यदि हम चलते हैं तो जो उसका भ्रम, जो उसका माया का प्रभाव है, वो आपकी अच्छी दिशा में चलता है और वो आपको इतना बल प्रदान करता है कि उसकी दशा और अंतर्दशा में आपके पास सबसे ज्यादा धन भी आता है, फाइनेंशियल ग्रोथ भी होता है और आपका बल, आपका सम्मान, आपका रिस्पेक्ट, सारी चीजें बढ़ती है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल स्वयं पे करूंगा और उसके बाद जानते हैं कि आपके होरोस्कोप में क्या है, कौन कौन से योग बन रहे हैं, और उसके साथ साथ उन सभी चीजों पर बृहत वार्ता करेंगे आपसे। मुझे लगता है कि वो आपको अच्छा भी लगेगा और आपको संतुष्ट भी करेगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि इसकी सबको जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।